नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें अगर एक बार में 2 से ज़्यादा स्लेट्स हैं, 3 स्लेट हैं, 4 स्लेट हैं, 10 स्लेट्स हैं और उन सब की वजह से एक इंटरफ्रेंस पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो कहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी, ये कैसे फाइंड करेंगे, ये हम यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस पर थोड़ी थ्योरी पे नज़र डालते हैं कि इसको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो आपको ढंग से देखना है। मान लिया आपके पास 4 स्लेट हैं, ठीक, ये 4 स्लेट हैं, S1, S2, S3, S4 नाम दे देते हैं इनको। S1 है, ये S2 है, ये S3 है और ये S4 है। और इन तक जो लाइट आ रही है वो कोहेरेंट लाइट आ रही है। ठीक है, यानी जो लाइट वेव्स आ रही हैं S1, S2, S3, S4 तक पहुंचने में उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस नहीं आता। जो भी गेम होगा वो इसके आगे ही होगा। ठीक है, और मान लिया ये स्क्रीन है आपकी। ठीक है, और मान लिया हम फॉर एग्जांपल के लिए हम S1 से के डायरेक्ट सामने कोई पॉइंट है, एक इजी सा एग्जांपल ले लेते हैं। इस पॉइंट P पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है कि इन चारों स्लिट की वजह से S1 के एकदम सामने जो पॉइंट P होगा उस पर इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक, तो एक वेव S1 से आएगी, एक वेव S2 से आएगी, एक वेव S3 से आएगी, एक ये S4 पॉइंट है, S4 के सामने पॉइंट P है, इस पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब जो वेव्स हैं वो S1, S2, S3 और S4 से पहुंचेंगी यहाँ पे। ठीक है, सबसे जो कम पाथ लेंथ जो होगी वो S4 से आने वाली वेव की होगी। उससे थोड़ा सा ज़्यादा पाथ लेंथ S3 से आने वाली वेव की होगी, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पाथ लेंथ S2 से आने वाली वेव की होगी और उससे थोड़ा सा ज़्यादा पाथ लेंथ S1 से आने वाली वेव की होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक फेजर डायग्राम बनाएंगे। फेजर डायग्राम में हम ये मानेंगे कि चारों सोर्सेज की वजह से अगर इंडिविजुअली एक एक सोर्स ओपन किया जाता तो यहाँ पे इंटेंसिटी I0 होती है, यानी S1 की वजह से इंटेंसिटी सिर्फ देखी जाए तो वो I0 होगी, S2 की वजह से इंटेंसिटी देखी जाए तो वो भी I0 होगी, सिर्फ S3 की वजह से इंटेंसिटी देखी जाए तो वो भी I0 होगी, और S4 की वजह से इंटेंसिटी देखी जाए तो वो भी सिर्फ क्या होगी, I0। ठीक है, अब हम बनाएंगे इसका फेजर डायग्राम। ठीक है, और फेजर डायग्राम में हम S4 को बेस बनाएंगे। कैसे होगा वो अभी आपको समझ में आएगा। हमको ये पता होता है कि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक, तो फेजर डायग्राम तो एम्पलीट्यूड के टर्म्स में बनेगा। तो मान लिया S1 से आने वाली वेव का एम्पलीट्यूड कितना है, A, तो S2 से आने वाली वेव का भी एम्पलीट्यूड कितना होगा, A, क्योंकि इंटेंसिटी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। S3 से आने वाली वेव का भी एम्पलीट्यूड A होगा और S4 से आने वाली वेव का भी एम्पलीट्यूड क्या होगा, A। ठीक है, इनके बीच में गैप मान लेते हैं, तो ये सेपरेशन भी D है, ये सेपरेशन भी D है और ये सेपरेशन भी D है। ठीक है, और ये डिस्टेंस जो होती है वो कैपिटल D है। अब आपको S4 और S3 को कंसिडर करना है। तो एक वेव जो आएगी वो आपकी आएगी S4 से और दूसरी जो वेव आएगी वो आएगी X3 से। इस तरह से इनके बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो यहाँ से हम क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एंगल थीटा मानते हैं, वो सब कुछ पता है आपको। डी साइन थीटा होता है वो डी टेन थीटा हो जाता है और वो हो जाता है dy/d, ये होता है पाथ डिफरेंस। क्लियर, y क्या होता है, y कैसे फाइंड करते हैं, तो S4 और S3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ से हम मिडिल से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एग्जैक्टली मिडिल से, और उस मिडिल पॉइंट के नीचे ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम y कहते हैं। यानी जिन दो स्लिट्स को हम डील कर रहे हैं, उनके मिडिल से लाइन बनाएंगे, डायरेक्टली परपेंडिकुलरली हिट करेंगे और उस लाइन से पॉइंट जितना नीचे होता है उसको हम y कहते हैं। अभी हम S4 और S3 की बात कर रहे हैं तो ये y होगा। जब हम S4 और S2 की बात करेंगे तब मिडिल लाइन यहाँ से जाएगी, तब ये डिस्टेंस y हो जाएगी। जब हम S4 और S1 की बात करेंगे तब मिडिल लाइन यहाँ से जाएगी, इस पॉइंट से जाएगी और फिर ये डिस्टेंस y हो जाएगी। क्लियर, तो आपको डिस्टेंस y क्लियर है। तो हम तीनों के पहले पाथ डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है, S4 को मानेंगे बेस, S4 और S3 के बीच में जो पाथ डिफरेंस आएगा डेल्टा x, वो कितना आएगा, वो आ जाएगा D/D, और y कितना होगा, तो इस केस के लिए जो y होगा वो ये वैल्यू होगी और वो वैल्यू कितनी है, D/2। ठीक, जरा आप S4 और S2 के टर्म्स में देखें तो पाथ डिफरेंस कितना आने वाला है, तो D/D तो वैसा ही रहेगा। अब y कितना होगा, तो S2 और S4 के लिए जो मिडिल लाइन होगी वो यहाँ से पास करेगी। ठीक है, ये यहाँ से पास करेगी और अब ये y होगा और ये y किसके बराबर है, इसके बराबर होगा, तो ये स्मॉल d हो जाएगा। क्लियर,
अब हम S4 और S1 के बारे में देख रहे हैं। इसी तरह से आपको आगे बढ़ते जाना है। जब आप S4 और S1 देखोगे तो मिडिल लाइन ये यहाँ से पास करेगी, ये होगी मिडिल लाइन, और इस मिडिल लाइन के नीचे ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी y। तो अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये जो डिस्टेंस है ढंग से देखना, ये डिस्टेंस है, ये है d और ये हाफ है dy2 यानी 3d/2 हो जाएगी। तो अब जो पार्ट डिफरेंस आएगा वो होगा dy कैपिटल D और y की वैल्यू कितनी है 3d/2। क्लियर। S3 ने S4 के कंपेरेटिवली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इतना एक्स्ट्रा। S2 ने S4 के कंपेरेटिवली कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, इतना। S1 ने S4 के कंपेरेटिवली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इतना। यानी तीनों केसेस में जो बेस माना है आपने, वो किसको माना है, वो S4 के डिस्टेंस को आपने बेस माना है। S4 के कंपेरेटिवली S1 ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया वो आपने यहाँ लिखा है। S4 के कंपेरेटिवली S2 ने कितना ट्रेवल किया वो आपने यहाँ लिखा है। इसी तरह से S4 के कंपेरेटिवली S1 ने कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया वो आपने यहाँ लिखा है। ठीक। अब इस पार्ट डिफरेंस को हम फेज डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं, डेल्टा फाई। तो डेल्टा फाई क्या होता है, वो होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। ठीक। तो ये फर्स्ट केस में है, तो ये डेल्टा x3 कह देते हैं, इसको डेल्टा x2 कह देते हैं, इसको डेल्टा x1 कह देते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से डेल्टा फाई 1 फाइंड कर लेंगे हम, डेल्टा फाई 2 फाइंड कर लेंगे और डेल्टा फाई 3 फाइंड कर लेंगे। क्लियर है ये। ठीक है। अब आप देखो जरा इसको, अब फेजर डायग्राम हम कैसे बनाएंगे वो आपको समझना है। हमने माना S1 की जो वेव, सबका एम्पलीट्यूड तो A है, तो S4 का एम्पलीट्यूड ये है A। ये किसका एम्पलीट्यूड है, S4 का एम्पलीट्यूड। S4 से फेज किस एक्स्ट्रा फेज किसका है, वो S3 का है, और वो कितना फेज एक्स्ट्रा है, तो वो है डेल्टा फाई 1। ठीक है। तो यहाँ हम एम्पलीट्यूड बनाएंगे, ये भी A एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन ये किसका होगा, ये S3 का होगा। और S3 जो है वो S4 से कितना एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस है, उसका फेज डिफरेंस कितना है, तो वो हमने फाइंड कर लिया डेल्टा फाई 1। क्लियर है। डेल्टा फाई 1 कैसे फाइंड किया था, 2π/λ इंटू डेल्टा x1। डेल्टा x1 कैसे फाइंड किया वो क्लियर है आपको। उसके बाद S4 से S2 के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, वो है डेल्टा फाई 2। तो हम क्या बनाएंगे, हम S2 के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड बनाएंगे। ये एम्पलीट्यूड S2 का है, और ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल वो कितना होगा, वो होगा डेल्टा फाई 2। इसी तरह से हम S1 का बनाएंगे। मान लिया ये S1 के करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड है, और S1 और S4 के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, तो ये अगर एंगल बनाए, ये पूरा एंगल, और ये कितना बनाया हमने, डेल्टा फाई 3। यही नाम दिए थे हमने, कुछ उल्टे नाम दिए हैं। यही नाम दिए हमने। S4 और S3 के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको डेल्टा फाई 1 नाम दिया है। S4 और S2 के जो बीच में फेज डिफरेंस है उसको डेल्टा फाई 2 नाम दिया है, और S4 और S1 के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसको डेल्टा फाई 3 नाम दिया है। ठीक है। और एम्पलीट्यूड्स का हमने क्या बना लिया, एक फेजर डायग्राम बना लिया। क्लियर। अब ये सिंपल वेक्टर है, ये 4 वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड बराबर हैं A, और ये कितने कितने एंगल पे हैं, वो पूरा डायग्राम हो गया। अब आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है, एम्पलीट्यूड का नेट फाइंड करना है, सिंपल। और जो इंटेंसिटी होगी, नेट इंटेंसिटी होगी उस पॉइंट पे, वो नेट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर। और वहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, वहाँ से हम नेट इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे। ये प्रोसेस होती है। ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख लो आप एक बार, क्योंकि अगर 2 से ज़्यादा स्लिट मिलती हैं आपको, तो आपको इसी तरह से आगे बढ़ना है। कैसी प्रोसेस है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है डायग्राम, लेकिन आप इसको ढंग से समझना है। आपको सबसे पहले वो स्लिट फाइंड करनी है जिस स्लिट की उस पॉइंट से डिस्टेंस मिनिमम है। हमारी सिचुएशन में वो स्लिट क्या है, S4 की पॉइंट P से डिस्टेंस क्या है, मिनिमम। ठीक। तो हम S4 को बेस बना के हम ये देखेंगे कि S3 ने S4 के कंपेरेटिवली कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, फिर S2 ने S4 के कंपेरेटिवली कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है, फिर S1 ने S4 के कंपेरेटिवली कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है। तो वो पाथ डिफरेंस जो है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। और सबका बेस क्या है, बेस हम उसको मानते हैं जिससे उस पॉइंट की डिस्टेंस क्या हो, मिनिमम हो। क्लियर। फिर हमने पार्ट डिफरेंस फाइंड कर लिया, तो हम फेज डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तीनों के केस में। और फेज डिफरेंस फाइंड करके हम क्या बना लेंगे, फेजर डायग्राम बना लेंगे। ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। सबसे पहले कौन सा एम्पलीट्यूड ड्रॉ करेंगे, जो आपने बेस बनाया, और उस बेस से कितना फेज आगे हैं बाकी सबके एम्पलीट्यूड, वो सारे ड्रॉ करेंगे। फिर ड्रॉ करने के बाद अब ये सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम इससे नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे। ठीक है। नेट एम्पलीट्यूड फाइंड कर लेंगे, तो जो नेट इंटेंसिटी होती है वो नेट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। वहाँ से हम नेट इंटेंसिटी फाइंड कर लेंगे।
क्लियर। अब जरा क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। इस क्वेश्चन में 3 स्लिट दिए हैं, एक स्लिट ये है ए, एक स्लिट है ये बी और एक स्लिट है ये सी, ठीक। और ये पॉइंट ए स्लिट के सामने एग्जैक्टली ये पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी पे आपको बतानी है कि इंटेंसिटी जो है, ठीक है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं इसको। फिगर शोज 3 इक्विडिस्टेंट स्लिट्स इल्यूमिनेटेड बाय ए मोनोक्रोमेटिक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लेट BP नॉट माइनस AP नॉट इज इक्वल टू λ/3। BP नॉट यानी B से जो P तक पहुंचेगी लाइट बीम, उसका पाथ, माइनस A से जो पहुंचेगी P तक उसका पाथ का डिफरेंस जो है वो λ/3 दिया है, ठीक है। तो अगर इसको ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, ये एक बीम और दूसरी बीम ये है। तो ये पार्ट डिफरेंस जो दिया है BP नॉट माइनस AP नॉट, वो आपको कितना दिया है λ/3, और D इज मच ग्रेटर देन लैम्डा, वो सारी चीज़ें आपको मान के चलनी है। शो दैट स्मॉल d इज इक्वल टू 2 लैम्डा कैपिटल D/3, अंडर रूट ऑफ 2 लैम्डा कैपिटल D/3, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो ये बहुत सिंपल है। ये पाथ डिफरेंस जो λ/3 है, अगर हम पाथ डिफरेंस फाइंड करने की कोशिश करें तो इसके मिड से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जैसा कि हमने पिछले अपने थ्योरी में किया था। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी y, और जो पाथ डिफरेंस होगा जो कि λ/3 दिया, वही किसके बराबर होगा, वही होगा d sin थीटा, d sin थीटा d tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा y/D। अब तो ये आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, क्लियर। तो अगर इनको हम इक्वेट करें, और y कितना है, y देखो तो यहाँ के मिड से लाइन खींचिए और ये एग्जैक्टली इसके सामने, तो y जो है वो इसके बराबर है, और ये डिस्टेंस कितनी है d/2, तो ये हो जाएगा d/D इंटू d/2, ठीक है। और ये है किसके बराबर, ये है λ/3 के बराबर। तो इक्वेट कर देते हैं, तो d कितना आ गया आपका अंडर रूट 2 लैम्डा कैपिटल D/3। फर्स्ट पार्ट सिंपल है, सॉल्व हो गया तुरंत, ठीक है। अब जरा सेकंड पार्ट पे आते हैं, वही इंपॉर्टेंट पार्ट है। शो दैट द इंटेंसिटी एट P नॉट पे जो इंटेंसिटी है इज 3 टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू एनी ऑफ द 3 स्लिट्स इंडिविजुअली। अगर तीनों इंडिविजुअल स्लिट्स I0 इंटेंसिटी प्रोड्यूस करती हैं, तो आपको ये शो करना है कि पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी होगी वो 3I0 होगी। तो फिर से हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, पार्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, फेज डिफरेंस फाइंड करेंगे, नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे, और नेट इंटेंसिटी जो होगी वो नेट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इन तीनों का एम्पलीट्यूड स्मॉल a है, इसका भी एम्पलीट्यूड स्मॉल a है और इसका भी एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल a, ठीक। तो हम पहले a को हम बेस मानेंगे, a वाली स्लिट को बेस मानेंगे क्योंकि a से इसकी डिस्टेंस मिनिमम है। तो सबसे पहले हम b और a के बीच में देखते हैं कि b ने a से कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया है। तो वो तो आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, λ/3। तो डेल्टा x b लिखें इसको विद रिस्पेक्ट टू a, तो वो कितना है λ/3, ठीक। अब जरा c का देखेंगे, c ने a के रिस्पेक्ट में कितना एक्स्ट्रा पाथ ट्रेवल किया, ठीक है। तो अब जो बीम आएगी वो c से आएगी, तो ड्रॉ करते हैं इसको इस तरह से, ठीक। अब वहीं वैसे ही सब कुछ यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ये है एक्स्ट्रा पाथ लेंथ, तो कितनी एक्स्ट्रा पाथ लेंथ होगी, तो जो d होता था, अब आप a और c को अगर देखोगे तो जो d होता था वो बेसिकली 2d बन गया है, क्योंकि a और c स्लिट अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो स्लिट्स के बीच का सेपरेशन कितना है 2d। तो जो पार्ट डिफरेंस आएगा डेल्टा x c का अगर उसको कहें तो वो होगा 2d साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो टेन थीटा के बराबर होगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अब परपेंडिकुलर बेस फाइंड करने के लिए c और a को अगर देखोगे तो c और a के बीच से अगर लाइन बनाओगे तो वो b से पास करेगी। तो अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ये होगी आपकी, और ये होगी कितनी, तो ये तो इसके बराबर है, तो ये d के बराबर है, तो जाएगी d/D। क्लियर, ये आ गया पाथ डिफरेंस, ठीक है। कितना आ रहा पाथ डिफरेंस, 2/d इंटू d²। d² की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर सकते हैं, d² कितना आएगा 2 लैम्डा कैपिटल D/3। इस d से d कैंसिल हो गया, तो पार्ट डिफरेंस आ गया आपका 4 λ/3, ठीक है।
तो हमने पार्ट डिफरेंस फाइंड कर लिया है। पार्ट डिफरेंस से हम क्या करते हैं, फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो जो बी है वो ए से कितना आगे होगा फेज में, फेजर डायग्राम जब बनाएंगे तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस यानी लैम्डा बाई 3, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया। तो बी का जो एम्पलीट्यूड होगा वो ए के एम्पलीट्यूड से फेज में कितना आगे होगा, 2 पाई बाई 3 एंगल आगे यानी 120 डिग्री। अब जरा सी का भी देख लेते हैं, सी का कितना आगे होगा, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू 4 लैम्डा बाई 3, तो ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ये हो गया 8 पाई बाई 3। और 8 पाई बाई 3 को अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसा लिख सकते हो 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 3। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि 2 पाई में एक सर्किल कंप्लीट हो जाता है, जिस पॉइंट से चलोगे उसी पॉइंट पे वापस आ जाओगे। तो एक्चुअल में आपको कितना आगे चलना है, एक्चुअल में आपको सिर्फ 2 पाई बाई 3 आगे चलना है। ठीक है, अब जरा फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो ए का जो एम्पलीट्यूड है वो ए ये है। अब बी का जो है वो ए से कितना आगे था, वो 2 पाई बाई 3 आगे था। 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री। तो ये होगा, इसकी लेंथ तो ए ही होगी और ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये बी स्लिट के करस्पॉन्डिंग है। ये एंगल कितना है, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री। और जो सी का है वो ए से कितना आगे है, तो वो ए से है 8 पाई बाई 3 आगे। 8 पाई बाई 3 का मतलब 2 पाई आप पूरा चक्कर लोगे और 2 पाई बाई 3, तो आप 2 पाई चक्कर लोगे तो उसी पॉइंट पे पहुंच जाओगे। और उससे कितना और आगे बढ़ना है, उससे 2 पाई बाई 3 आगे बढ़ना है, यानी इसी पॉइंट पे आएगा। यानी जो सी का एम्पलीट्यूड है वो भी इसी लाइन के अलॉन्ग आएगा। अब नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं। तो इफेक्टिव डायग्राम ये बनेगा कि एक ए एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में है और 2A एम्पलीट्यूड इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों जब एक ही डायरेक्शन में तो सिंपली एड अप हो जाएंगे। ठीक, हमें नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो ऐसा करते हैं, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं। ये पूरा 120 है तो ये कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2A cos 30। 2A cos 30 का मतलब होता है √3/2। और इस तरफ हो जाएगा आपका 2A sin 30। sin 30 होता है हाफ। तो ये आ गया A और ये आ गया A√3। इस A से ये A कैंसिल हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। यानी जो नेट एम्पलीट्यूड आया आपका वो आया A√3। किस डायरेक्शन में आया उससे हमें मतलब नहीं है ज़्यादा, क्योंकि इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो नेट एम्पलीट्यूड मिल गया आपको A√3। नेट इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो वो नेट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। यानी आई नेट जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो 3A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक, अब जरा वापस ऊपर चलते हैं। ठीक है, लेकिन आई नॉट किसके प्रोपोर्शनल है, तो आई नॉट सिंगल सोर्स की सिंगल स्लिट से जो इंटेंसिटी है वो मैंने आई नॉट मांगी थी, मानी थी यहाँ पे। और जो एम्पलीट्यूड है वो क्या माना था, ए। तो आई नॉट किसके प्रोपोर्शनल होगा, ए स्क्वायर के। ठीक है, अब इसी का यूज कर लेते हैं यहाँ पे। आई नॉट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ए स्क्वायर के। अगर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें तो आई नेट अपॉन आई नॉट जो आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो होगा दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब जो नेट इंटेंसिटी आ रही है पॉइंट पी पे वो आ रही है 3 टाइम्स आई नॉट, और यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर, यही हमें प्रूफ करना था कि पॉइंट पी पे जो इंटेंसिटी आएगी वो क्या आएगी, 3 टाइम्स आई नॉट। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर 2 से ज़्यादा स्लिट्स हैं तो किस तरह से हमें फेज डिफरेंस फाइंड करना है। पहले पार्ट डिफरेंस फाइंड करना है, पार्ट डिफरेंस से फेज डिफरेंस फाइंड करना है, फेज डिफरेंस की हेल्प से फेजर डायग्राम बनाना है, नेट एम्पलीट्यूड फाइंड करना है और उसके बाद नेट इंटेंसिटी फाइंड करनी है। क्लियर।